थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। नाम है अजीत सिंह राव। राजस्थान की पहचान योद्धाओं और इतिहास से है। कई सारे सूरमा और योद्धा राजस्थान के इतिहास में हुए हैं और उन योद्धाओं के साथ ही अगर बात करें अपन अश्वों की, घोड़ों की, घोड़ियों की, आप महाराज तेजाजी बाबूजी की घोड़ी लीलन, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक और भी सारे बड़े जो हमारे सिद्ध हुए हैं, बड़े महान राजा हुए हैं, महान योद्धा हुए हैं, उन सबके घोड़ों को लेकर अक्सर चर्चा होती है। लेकिन ये घोड़े किस तरह से तैयार होते हैं, इनकी ब्रीड क्या होती है, इसकी विशेषज्ञता अजीत सिंह जी रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत सिंह जी स्टूडियो में। और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विज्ञान है अश्व पालन का, किस तरह से आप इसमें काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा आप बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत सिंह। पाली में हमारा एक छोटा सा गांव है नारली, जो कि वैसे तो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, देवनगरी के नाम से जाना जाता है। उस गांव में करीब 250 से ज़्यादा मंदिर मिलेंगे एक ही गांव में। उसमें ही हमारा एक छोटा सा फार्म है जिसे लोग घोड़ा फार्म बोलते हैं। कितने घोड़े हैं वहाँ पे? हमारे पास में अभी 94 घोड़े। 94, मतलब पूरा एक सेना जैसी है। हाँ जी जी जी। तो आप उदयपुर में प्रोफेसरी करते थे, पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और अब घोड़ों को पढ़ाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम सर। तो क्या कारण क्या रहा कि आप उदयपुर के एक प्रोफेसर सीपी जोशी बहुत बड़े राजनेता बन गए, है ना, और उदयपुर में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वहां से मैं उसी विभाग में था सर, उसी कॉलेज में था जी। सीपी जोशी साहब का ऑफिस हमारे सामने ही हुआ करता था जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आदमी को अपनी जो आत्म इच्छा जी जो जहाँ ले जाती है उसे उस तरफ मुड़ना चाहिए जी। और मुझे खुशी है कि 2003 में जब मैं इस धर्म संकट में था, मेरे कौन साहब का एक्सीडेंट हो गया था कार, आपके पिताजी का। जी। और उस समय मुझे लगा कि मैं इस काम को पूरा छोड़ दूं या दूसरे काम को पूरा छोड़ दूं और इसमें आ जाऊं। तो उस सोच विचार के बाद में उस समय हमारे यूनिवर्सिटी की जो, तो ये काम पहले आपके पिताजी करते थे? हम लोग, मेरी ये 8वीं पीढ़ी है सर। अच्छा। जो कंटिन्यूस घोड़े रख रही है जी। और 8वीं रिकॉर्डेड है। हो सकता है कि उससे पहले भी घोड़े रहे हो। 8 पीढ़ियों का आपके पास रिकॉर्ड है? जी, रिकॉर्ड है। एक कोई फॉर्मूला भी चलता है अश्व पालन और उसको लेके, जोत सिंह जी 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 जी, वो रेवाल गेट से रिलेटेड है जी। एक घोड़ों की चाल है, जो मारवाड़ी घोड़ा है वो अपनी एक रेवाल चाल के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है जी। क्या है तो वो रेवाल तो चाल? उस रेवाल चाल में क्या होता है सर कि घोड़े के पिछले पांव जो है वो आगे वाले पांव से टकराते थे। अच्छा। टकराने से एक उस अगले वाले जो पांव है उसमें इंजरी होती थी। अच्छा। और घाव हो जाते थे जी। तो मेरे फादर ने अपने घोड़ों को ट्रेन किया। उस ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ पल्स का टाइमिंग चेंज किया घोड़े का। तो वो ऐसा टाइमिंग बनाया कि जो पीछे वाला पांव जब अगले वाले के टकराएगा उससे 1 सेकंड 2 सेकंड पहले, मिली सेकंड पहले अगला पांव हट जाएगा जी। तो वो जो फॉर्मूला है उसको एक अंग्रेज ने अपने आर्टिकल में जोत सिंह सिस्टम के नाम से डिक्लेयर किया। तो उस समय वो शुरुआत हुई थी उदयपुर पैलेस में और इस पर काफी श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ जो है उनको घोड़ों का बहुत शौक है जी। महाराजा जोधपुर, जितने भी महाराजा है लगभग, अपन जयपुर वालों की बात करें, हाँ, लेकिन जो लेट हो गई महारानी एलिजाबेथ जो थी वो तो पेशे से बाय प्रोफेशन अश्वपालक ही थी जी। तो और आप उनके लेवल में हैं। हम वहाँ भी घोड़ों के परफॉर्मेंस के लिए गए थे लंदन में 2012 में हमें बुलाया था और हमारे घोड़ों की टीम थी वहाँ पर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन सब में भी महाराजा जोधपुर जो बाबजी गज सिंह शाह है उन्होंने विशेष इस ब्रीड को मारवाड़ी। अच्छा, क्या अंतर है मारवाड़ी नस्ल में, अरबी में या और दूसरे हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं? सबसे बड़ी जो बेसिक चीज है ना सर जी, वो अपन हॉर्स जब कंपेयर करते हैं तो दुनिया में घोड़े के सब पॉइंट एक जैसे हैं जी। और उनका क्राइटेरिया, ब्रीड, कैरेक्टर, सारी चीजें एक जैसी ही मानी गई है जी। लेकिन पर्टिकुलर ब्रीड वाइज जो नस्लीय भिन्नता और नस्लीय गुण है वो ब्रीड वाइज अलग अलग होते हैं
तो जो अपने ये ब्रीड है इसको सबसे पहले मालानी कहते थे। जी हाँ, मालानी। मालानी इसलिए कहते थे कि मालानी शब्द आया है मालवों से। हाँ, मालव। मालव। जी। तो जो मालव आए थे पंजाब और उस क्षेत्र से, सिंध और उधर से आते आते ये मालव जैसे बाड़मेर और इस क्षेत्र में आए थे। और जब मालव आए तो उनका एरिया था वो मालानी बन गया। मालानी बनने के बाद में घोड़े की जो ब्रीड थी वो ब्रीड मालानी हो गई। मालानी को जब महाराजा जोधपुर ने संरक्षित किया, मेरा जहाँ तक मानना है 1985 से बाप जी ने इस पर काम शुरू किया। तो 1985 से अब तक ये ब्रीड जो एक जमीन पर थी अब वो काफी ऊपर। कितना डेमोग्राफी में चेंज आया होगा उनकी संख्या में घोड़ों की? बहुत आ गया। अब मेरी नजर में मुझे नहीं लगता कि अब मारवाड़ी रेयर ब्रीड रहा है। अब तो सबके पास स्टॉक ज्यादा है। आपको एक मैं बात बता दूं, जब मानव सभ्यता शुरू हुई होगी तो घोड़े जो है वो आपकी अमीरी का कारण होते, जिसके जितने ज्यादा घोड़े होते थे वो उतना ही अमीर होता था। बाद में ये चीज गायों पे चली गई, धन जो है वो गायों से काउंट होने लगा कि आप के पास जितने घोड़े, अगर आपके पास ज्यादा घोड़े हैं तो आप अमीर हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है कि अगर आप अमीर हैं तो घोड़े हैं। तो कितना खर्चा आ जाता है एक घोड़े पे? आजकल अपन कई जगह सोशल मीडिया पर देखते हैं जी। तो कहा जाता है कि पहले रईसी का प्रतीक कारें हुआ करती थी। जी। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है, अब जिनके यहाँ घोड़ा है। और यही कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है कि मारवाड़ी घोड़ा फर्श से अर्श की ओर आ गया है। आज ऐसे कितने ही चर्चित व्यक्तित्व है, और मैं तो ये कहता हूँ कि 80% अश्वपालक ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ 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 और महंगे से महंगे घोड़े हैं और वो उसके ऊपर बैठते तक नहीं है। जी। लेकिन ये स्टेटस सिंबल है। हमारे पास घोड़ा उनके पास घोड़ा है और अच्छा घोड़ा है। जी। और कई बड़े नाम। जी। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता था कि सबसे पहले शायद रिलायंस फ्रेश की दुकानें खुली थी जी। तो कई जगह आंदोलन हुए थे कि रिलायंस ठेले वालों का बिजनेस चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ अब रिलायंस में अभी बहुत अच्छे घोड़े हैं। हाँ। और बहुत महंगे घोड़े खरीदने का रिकॉर्ड भी रिलायंस के नाम का है। तो मेरा ये मानना है कि वो स्टेटस के लिए सबने अब घोड़े को एक अपना लिया है। जी। सेनाओं में, युद्ध में भी घोड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत में पूना हॉर्स एक आर्मी की अलग पूरी बटालियन है जिसके परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, जो सबसे कम अरुण क्षेत्रपाल पूना हॉर्स थे। महावीर चक्र जो अपने मालानी के ही थे, जनरल हरनूत सिंह पूना हॉर्स से थे ये लोग। तो यहाँ भी हमारे यहाँ अश्वशक्ति यशोबल जयपुर में ही उसकी एक वो है, आप देख सकते हैं। आप ये देखिए ना, हाइपा का जो युद्ध हुआ था जी, तो उसमें अगर जोधपुर की सेनाओं ने मुकाबला किया था तो उसका कारण भी तो घोड़े थे, मारवाड़ी घोड़े थे जी, बिल्कुल। जो तोपों के आगे चले गए थे। जी बिल्कुल। तो पहले से किसी भी राजा की जो उसकी जो चतुरंगिनी सेना होती है उससे उसका आकलन किया जाता था कि ये राजा कितना बड़ा है, कि इनके पास में तो 50,000 घुड़सवार सैनिक है, इनके पास 25,000 घुड़सवार सैनिक है। पौरुष की जो सेना है उसमें भी घोड़ों ने ही हाथियों के सामने लड़ाई की थी। जी, अश्वदल जो था जी, अग्रिम पंक्ति में अश्वदल रहता था जी। और स्पीड मापी जाती थी कि जिसके पास जैसे घोड़े हैं, अरबी नस्ल के घोड़े होते थे। उससे पहले अगर अपन पौराणिक साहित्य पढ़े तो उसमें श्यामकर्ण घोड़े का उल्लेख आता है ना। तो बड़ी मजेदार बात है, हमारे कई विदेशी पर्यटक साल में हमारे पास में करीब 100 से 150 लोग आते हैं जी, कोविड को छोड़ दे तो मैं उनसे बात करता हूँ जी, तो रंगों पर और मार्किंग के आधार पर सिर्फ मारवाड़ी एक ऐसा घोड़ा है जी, जो पूरी दुनिया में रंग और मार्किंग के कारण भी उसकी कीमत निर्धारित होती है। क्या कीमत रहती होगी, मतलब मैक्सिममली कोई मारवाड़ी घोड़ा जो वर्तमान में 11 करोड़ तक के मारवाड़ी घोड़े सुने गए हैं और मिनिमम आप माने तो सादा से सादा घोड़ा 75,000 1 लाख का भी है, जो कई गांवों में, गलियों में, बस्तियों में, खेत ढाणियों में है, तो भी वो लाख से ऊपर का घोड़ा है। मतलब अल्टो कार की कीमत से लेके
और फिर कोई माप नहीं है। हाँ, फिर मर्सिडीज और जो भी रेंज रोवर हाँ, जो भी जी, है जी, जी। उससे ऊपर है। हाँ। और वो गाड़ी की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन घोड़ों की ज्यादा प्रतिष्ठा बिल्कुल है जी। और इसके अलावा भी आप देखिए कि अगर कई जगह ऐसा होता है कि एक किसान है जी उसके लिए वो घोड़ा अगर 10 लाख का है तो भी उसका घोड़ा है। जी उसकी नज़र में बस वो जैसे अपनी गाय से उसका प्यार है, अपने कुत्ते से उसका प्यार है, अपनी भैंस से प्यार है, अपनी बकरी से प्यार है, जी। अपने बच्चों से प्यार है, वैसा का वैसा उसको अपने घोड़े से भी प्यार है। जी। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर घोड़े उन्होंने कई गाँवों में जैसे हम जाते हैं घोड़ी खरीदने के लिए तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब आप पधारो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, ये घोड़ी तो खड़ी आई है हमारे घर में और आड़ी जाएगी। मतलब तो एक लोगों परिवार ने के सदस्य सदस्य के के और घोड़ों ने भी इंसानों के साथ इस तरह से व्यवहार रखा है। जैसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं चेतक का घोड़ा, जी। चेतक जो थे महाराणा प्रताप के अश्व, और उनका पूरी दुनिया में नाम है। दुर्गादास जी का था घोड़ा अर्बुद, बिल्कुल अर्बुद दुर्गादास बाबू के। जी की केसर काल में थी। हाँ। अमर सिंह जी राठौड़ का हैराज था। जी। जयमल राठौड़ के केकाण थे। जी जी जी। तो अलग अलग पूरे इतिहास में इन घोड़ों का वर्णन है। और इतिहास केवल मानव कदमों से ही नहीं नापा गया है, अश्वों की टापों से भी हमें सुनता है इतिहास को अगर अपन देखें तो। और वर्तमान अब घोड़ों की वापस सार संभाल होने लगी है और आप जैसे लोग कर रहे हैं तो आपको एक नेशनल लेवल का अवार्ड भी एक संगठन ने दिया है, तो उस पे आप हमें बताएं क्या रहा आपका। ये आउटलुक जो मीडिया ग्रुप है जी। उसकी ओर से और राजस्थान टूरिज्म जी। इन्होंने एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड निर्धारित किया था। बिल्कुल। उसमें अलग अलग 7 कैटेगरीज थी। जी। तो द ग्रास रूट हीरो का जो अवार्ड था, जी बिल्कुल, जिन्होंने अपने काम से एक अपने काम के नए तरीके से लोगों को पर्यटन में आकर्षित किया है, साथ ही जो इको एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक हम सफारी करते हैं तो हमसे न तो पर्यावरण को कोई नुकसान है, न हमारे कोई डीजल कैरोसिन या फ्यूल कोई प्रदूषण कर रहा है, कोई हैजार्डियस कुछ इन्फ्लुएंट नहीं कुछ है, भी नहीं है। तो हम ये काम कर रहे हैं। फिर हम लोग जैसे हमारी कैंपिंग, सफारीज, ये सारी चीजें तो जो नेचर को प्रमोट करती है, लोकल जो विलेजर्स है उनको एक रोजगार मिल रहा है। सही बात है। गांव में जो लोग हैं जैसे एक म्यूजिशियन कम्युनिटी है, उनका काम कई बार वो खाली बैठे हैं, लेकिन जब एक ग्रुप निकल रहा है वो ढोल बजा देते हैं, वो म्यूजिक से परफॉर्मेंस करते हैं, उनकी कमाई हो रही है। और ये जो कला है जो खत्म हो जाएगी वो कम से कम जीवित है। मेरा मानना है कि अगर पर्यटन नहीं होता तो हमारी कई कलाएं लुप्त हो जाती। तो अश्व साधना, अश्व कला, यह भी एक कला ही है। हाँ बिल्कुल। अश्वपाल की बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी राजाओं महाराजाओं के टाइम में, और आप अब वो काम कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास को जो भी पर्यटन की नजर से देखते हैं, राजस्थान के वर्तमान को देखते हैं, राजस्थान के टूरिज्म को देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी को देखते हैं, तो उसमें अगर वो किले, महल और राजा महाराजा जो भी फॉर्मर्स परिवार हैं उनको देखते हैं, और उनके साथ ही अगर वो अश्वों को देखते हैं, तो विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और राजस्थान में टूरिज्म का ग्राफ बढ़ रहा है। दिन बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। इको टूरिज्म, आप हॉर्स सफारी भी करवाते हैं, शायद आप प्रदेश भर में फॉरेनर्स के साथ में। हमारे 6-7 ट्रैक्स हैं जी, और हमारे करीब 17 देशों में हमारे फ्रेंचाइजी के पार्टनर हैं जो कि हमें मार्केटिंग करके गेस्ट भेजते हैं जी। और हमारी कंपनी जो हॉर्स इंडिया कहलाती है उनका काम है। और अभी हम हमारे पास काफ़ी अच्छी बुकिंग्स है। चलो, आप 8वीं पीढ़ी है सर, आपके आगे की जो पीढ़ी है वो क्या कर रही है? मतलब क्या इसमें इंटरेस्ट है या नहीं? मेरा अब ये मानना है हुक्म कि अब जो आधुनिकीकरण हो गया है, ये होने से चैलेंजेस भी है, लेकिन एक फायदा हो गया है कि कल अगर मेरे बाद की तीसरी पीढ़ी, मेरे बाद की पहली और मेरे बाद की दूसरी, इन दो के लिए तो मैं ऊपर वाले को धन्यवाद कहूंगा कि मेरा अंदाजा है कि वो रखेंगे घोड़े, क्योंकि हमारे परिवार में इतनी पीढ़ियों से घोड़ा है। दूसरा, अब आपने सस्टेनेबल कर दिया, आप करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे आपने। अब तो पैसे कमाने का वो अलग फॉर्मूला है सर। नहीं, इस फॉर्मूले में नई पीढ़ी फिट हो जाती है जी। तो हाँ, एक ये भी आपकी बात सही है जी, लेकिन मेरा मतलब इसमें ये एक जुनून है सर, एक शिद्दत के साथ जी जुड़ना चाहिए, जो भी जुड़े, जो भी जुड़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो अगली पीढ़ी है, अगर वो एक मान लीजिए कि वो डॉक्टर बन जाए कोई,
कोई इंजीनियर बन गया और वो अमेरिका चला गया, तो भी अब समय ऐसा आ गया है कि उसको अमेरिका में भी कैमरे में ये दिख जाएगा कि मेरा घोड़ा नारले में क्या कर रहा है, मेरे स्टेबल में जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है। तो ये चीज हमारे यहाँ लागू अब हो गई है, कैमरे है, आधुनिक व्यवस्थाएं हो गई, संसाधन आ गए, तो इसलिए घोड़े रखना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन इसके उल्टा गाँवों में लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं, अब टीवी लाइफ की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा आ गया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे अब चलने की उसको संकट होता होगा सड़क पे ज्यादा की बजाय। वो हमने सर आज भी हमारे जो सफारी और ये रूट्स है वो हमने आज भी पूरे जो प्राकृतिक और है कच्चे रास्ते वो सब लिए हुए हैं, आज भी हम सड़क पे नहीं चलते। तो अश्व हमारी परंपराओं से भी जुड़ा रहा है, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिए, तो परंपरागत रूप से आप और क्या क्या कर रहे हैं? पहले क्या होता था सर कि जैसे शादियां वगैरह वो परंपरागत ढंग से होती थी, उसमें कई जगह पे जैसे बारात घोड़ों पे जा रही है, कई ऊँटों पे जा रही है, जैसलमेर में आज भी अपन कई जगह सुनते हैं। तो हम आज भी रॉयल वेडिंग्स और उसमें काफ़ी जैसे कि हाथी, घोड़े, ऊँट, घोड़ों पे वही पुराने नंगड़ा, निशान, ज्वेलरीज, डांसिंग हॉर्स, कोतल घोड़े, ये सारा देखते हैं। तो हम आज भी उस परंपरा को चला रहे हैं और आज भी रॉयल वेडिंग्स और जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है उसमें ये काफ़ी अच्छा आकर्षण है जी। जो लोग इस परंपरागत चीज़ को पसंद करते हैं और सबकी इच्छा है कि अगर पैसा है तो इसको किया जाए। तो हम लोग साल में काफ़ी अच्छी शादियां करते हैं, जो NRI और ऐसे ही कई रॉयल वेडिंग्स होती है वो करते हैं, और पर्यटन में और आगे अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ा जो नस्लीय सुधार हुआ है, नस्ल में काफी इम्प्रूवमेंट। आप इंडिविजुअल ही इसको करते हैं, जैसे बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, ऊँटों को कैसे बचाया जाए, तो सरकार के स्तर पे क्या कोई प्रयास होने की जरूरत है कि घोड़ों के लिए चाहे आप मेडिकल असिस्टेंस मानो या जितना प्रयास हो रहा है वो निजी हो रहा है। और जो जैसे एक जोधपुर में सोसाइटी है मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी, और एक डूनलोद की सोसाइटी है जो जयपुर में है इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी जी। तो ये सोसाइटीज अपने स्तर पे नेशनल बॉडीज है और ये काम कर रही है। लेकिन आप सरकारी चीज देखें तो उनकी नज़र में गाय, भैंस, बकरी यहाँ तक ही उनका काम है। उसके बाद वो कर रहे हैं, वो मदद भी करते हैं, लेकिन वो ऐसा मानते हैं कि घोड़ा उनकी रोज की प्रैक्टिस में नहीं है, जिसका खामियाजा पशुपालक को भुगतना पड़ता है। छोटे लेवल पे पशुपालक जो है वो थोड़ा परेशान होते हैं। तो ये हैं अजीत सिंह जी राव, हमें बहुत सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें बुलाया है कि हम आपका जो नारलाई का जो अश्व अनुसंधान का और वहाँ पे जो डेवलपमेंट का, ब्रीडिंग का जो काम होता है उसे आए और अपने दर्शकों तक पहुँचाएं कि किस तरह से अश्व जो है वो तैयार होते हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है। विदेशों के लोग आपके पास हैं और वो ट्रेनर के तौर पे आप तैयार करते हैं। तो आपने समाज के लिए, व्यवस्था के लिए जो योगदान दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और हमसे बातचीत करने के लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।